नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का मिश्रा एसोसिएट फर्म में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दो पार्ट में होता है, एक रेगुलर स्कीम में होता है और एक कंपोजिशन स्कीम में होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक पार्ट है कंपोजिशन स्कीम। तो कौन से बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम की क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज हम सभी लोग समझेंगे कि एक्चुअल में कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम हमें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, किसको अडॉप्ट करना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम में क्या बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है और एक्चुअल में कंपोजिशन स्कीम किसके लिए बनाया गया है। तो आज हम सभी डाउट को क्लियर करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड सारे हम डाउट क्लियर करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम क्यों लिया जाता है और गवर्नमेंट द्वारा कंपोजिशन स्कीम क्यों लाया गया, क्या प्रोसेस है, कौन से बिजनेसमैन इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कौन से बिजनेसमैन रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं, इन सभी के बारे में समझेंगे डिटेल से। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन स्कीम। बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की। एक्चुअल में कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें नहीं आती हैं और कौन सा बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अडॉप्ट हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। सबसे पहले समझेंगे कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम? क्लियर। तो कंपोजिशन स्कीम एक वैकल्पिक योजना है जो छोटे व्यापारियों के लिए सुविधाजनक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। कंपोजिशन स्कीम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमई के लिए एक सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने में सुविधा देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन ले सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की? मीन्स की कंपोजिशन स्कीम में आपको रजिस्टर करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए किसी भी बिजनेसमैन की, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, ठीक है, वो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हाईएस्ट लिमिट है। ये क्या है? हाईएस्ट लिमिट है। जिस भी व्यक्ति का 0 to 1.5 करोड़, 1.5 CR तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो 75 लाख तक है। अगर हम वस्तु और व्यापार दोनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस, अगर आप गुड्स प्रोवाइडर हैं तब भी आप कंपोजिशन ले सकते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब भी आप कंपोजिशन ले सकते हैं। क्लियर। रेट की बात कर लें कि एक्चुअल में अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं तो आपको जीएसटी रेट किस हिसाब से भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम का सबसे अधिक अगर कोई बेनिफिट है, कंपोजिशन स्कीम का सबसे अधिक अगर बेनिफिट है कोई, या हम कह लें कि इसी के लिए हम कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करते हैं या करना चाहिए, तो वो है आपका रेट। वो क्या है? आपका रेट। क्लियर। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, आप गुड्स हो, सर्विस हो, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, यहाँ पे जो रेट लगता है वो कैटेगरी के हिसाब से लगता है, ना कि आइटम के हिसाब से लगता है या प्रोडक्ट के हिसाब से लगता है। क्लियर। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप कुछ भी बना रहे हो, आप लेदर का आइटम बना रहे हो, आप गाड़ी बना रहे हो, आप एनी अदर एनी हाउ कुछ भी बना रहे हो, तो आपको 1% की ही जीएसटी पे करनी है। ये है कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट। क्लियर। दूसरा, अगर आप ट्रेडर हो, गुड्स सप्लायर हो, अगर आप ट्रेडर हो मीन्स आपकी हार्डवेयर शॉप है, मीन्स आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मोबाइल शॉप है, कुछ भी है, तो अगर आप उसमें हैं तो भी आपको 1% का टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने का? 1% का टैक्स पे करना पड़ेगा। आप कुछ भी बेच रहे हो, आप 18% का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप 28% का बेच रहे हो, या आप 12% का बेच रहे हो, या आप 5% का बेच रहे हो, टोटल आपको 1% का टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर। रेस्टोरेंट मतलब कि सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, रेस्टोरेंट को अगर आपका, तो आप 5% की जीएसटी पे करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर हो तो अप टू 50 लाख तक आप 6% का टैक्स पे करोगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो 6% का आप टैक्स पे करोगे।
एक चीज़ और ध्यान लीजिए, ध्यान रखिएगा, ये जो हमने आपको ये रेट बताए हैं, इस रेट की कैटेगरी क्या है? ये रेट है टोटल टर्नओवर के ऊपर। पूरे साल में 12 महीने में जितनी भी सेल आपकी होगी, उस सेल का, उस टर्नओवर का, सेल मीन्स प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर जितना भी 12 महीने में आपका टर्नओवर निकल के आएगा, उतने का ये 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स कि 12 महीने में आपका टर्नओवर लगभग 50 लाख के आसपास आया। ध्यान दीजिए, कितने के पास आया? 50 लाख के आसपास आया। तो 50 लाख का 5% कितना हो गया? ठीक है, 2,50,000 रुपए। वो आपको साल में पे करना पड़ेगा। ठीक है? ये है कंपोजिशन स्कीम का कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता? समझिए, कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता? तो सबसे पहले समझिए कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर से बेचने वाला, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है? तंबाकू निर्माता, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, ये सभी कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, बेनिफिट क्या है भाई? कंपोजिशन स्कीम क्यों लिया जाए? क्या बेनिफिट है कंपोजिशन स्कीम लेने में? तो समझिए कि आपको टैक्स कम पे करना है। आपको टैक्स क्या करना है? कम पे करना है। ठीक है? अगला, कम कंप्लायंस आपको भरना है और ये इसका मेंटेनेंस, अकाउंटिंग, रिकॉर्ड रखना आसान है। छोटे व्यापारियों के लिए ईज़ी है, सरल है ये। ठीक है? चलिए, डिसएडवांटेज की अगर बात करें, अगर प्रॉफिट है तो आपका नुकसान भी है। तो नुकसान क्या है आपका भाई? इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, मीन्स आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो। ग्राहक को टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते हो। आप ग्राहक को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। अगला है, इंटरेस्ट बिक्री नहीं कर सकते। ठीक है? इंटर स्टेट बिक्री आप नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप सामान नहीं बेच सकते हो। ग्रोथ आपकी लिमिटेड है। ठीक है? रिटर्न फाइलिंग का क्या प्रोसेस है? जो जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस होता है, उसका क्या प्रोसेस है? तो साल में एक बार जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है, एनुअल रिटर्न इसे बोलते हैं। जीएसटीआर 4 को हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न। क्वार्टरली आपको सीपीएमटी 08 का फॉर्म भरना होता है टैक्स पेमेंट करने के लिए। ठीक है? अगला है इनवॉइस रूल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। आप क्या करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। नेक्स्ट है, इनवॉइस पर लिखना जरूरी है। अगर जो आप बिल बना रहे हो, उस बिल पे आपको बिल ऑफ सप्लाई लिखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले आप जान रहे हो, जीएसटी पोर्टल में जाके फॉर्म भरना है, सीपीएमटी 02 भरे, आईटीसी फॉर्म 3 भरे और रेगुलर और कंपोजिशन को चूज करें। ओके? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, समझिए। टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने पर, अगर आपकी टर्नओवर लिमिट मीन्स कि आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो क्या है? 1.5 सीआर है। 1.5 सीआर से जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस होगा तो आपको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। ठीक है? आपको कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होना पड़ेगा अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा हो रही है या क्रॉस कर रही है। क्लियर? अगला, वॉलंटरी एग्जिट भी कर सकते हैं आप। मीन्स कि अगर आपको मन कर रहा है कि हम कंपोजिशन में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप बीच में एग्जिट करके आप रेगुलर स्कीम को यूज कर सकते हैं। क्लियर? आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते आप। अगर आप इसमें हो कंपोजिशन में तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। टैक्स अलग से कलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि आप कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते। आप कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते। ओके? चलिए, कंपोजिशन स्कीम वर्सेस रेगुलर स्कीम का डिफरेंस समझिए बहुत ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? क्या है? रेट, टैक्स रेट लो होता है, रेगुलर में नॉर्मल होता है। आईटीसी की बात करें तो कंपोजिशन में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, रेगुलर में मिलेगा। इंटर स्टेट सेल आप कंपोजिशन में नहीं कर पाओगे, रेगुलर में कर पाओगे। रिटर्न लिमिटेड होता है, यहाँ पे मंथली होता है। ठीक है? ये आपका क्या है? कंपोजिशन स्कीम का डिफरेंट है। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा हम आपको अपने लैंग्वेज में समझा देते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। ध्यान से समझिएगा कि कंपोजिशन का बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है और नुकसान क्या है। समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट। कंपोजिशन स्कीम लेने से क्या क्या बेनिफिट होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? समझिए, कम टैक्स लगता है, ये चीजें यहाँ पे गलत लिखी हुई है। कम टैक्स लगता है, हम बता दें आपको टैक्स ज्यादा लगता है।
टैक्स क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा कि कंपोजिशन स्कीम में रहने वाले डबल तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है? हम मान लेते हैं कि आप एक ट्रेडर हो, हार्डवेयर शॉप है या इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, कोई भी शॉप हो, आप सामान खरीद के लाकर फिर बेचते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेडर, क्लियर? तो आप एक क्या हो? ट्रेडर हो। अब और आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो। समझिए, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, सपोज़ 1 लाख रुपए का और उसपे 18% आप जीएसटी पे करके आ रहे हो। उसपे आप 18% की जीएसटी पे करके आ रहे हो, क्लियर? अब ये जो 18% आपने जेब से दिया, 18,000 रुपए जो आपने जेब से दिए, ये आपको वापस मिलने वाले नहीं हैं। ये आपको वापस मिलने वाले नहीं हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप आईटीसी में हैं, तो आप कंपोज़िशन में हैं, तो आप आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? आप आईटीसी का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट निकल के आएगा, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर? अब समझ लो कि आपने इसी हिसाब से साल का 10 लाख रुपए का परचेज किया। 2, 2, 4, 5, 6 10 लाख रुपए का परचेज किया। 10 लाख रुपए के हिसाब से आपका 18% का कितना हो गया भाई? 1,80,000 रुपए। ठीक है? 1,80,000 रुपए ये हो गया आपका टैक्स। क्लियर? चलिए, अब हम मान लेते हैं कि आप सेम रेट में प्रॉफिट नहीं लिए। सेम रेट में आपने सेल भी किया और साल का 10 लाख रुपए का सेल भी किया। साल का 10 लाख रुपए का सेल भी किया, ठीक है? और आप हैं ट्रेडर, तो आपको कितना परसेंट देना है भाई? 1% देना है। अरे सॉरी, परचेज़ कर रहे हो, तो साल में आपने 10 लाख रुपए का परचेज़ किया, ठीक है? आपने जीएसटी पे किया 18% के हिसाब से 1,80,000 रुपए, क्लियर? और उस आपने सेल भी किया 10 लाख रुपए। मान लेते हैं कि आपने सेल भी किया 10 लाख रुपए पूरे साल में। तो कंपोज़िशन स्कीम के हिसाब से आपको 1% का टैक्स देना है, तो 10 लाख का एक, तो ये आपका हो जाएगा 1,90,000 रुपए। समझो, आपने सामान खरीदा, सामान खरीदा, उसका भी आपने पे किया, ठीक है? और जो आपने पूरी सेल दिखाई, उसकी जो लायबिलिटी आएगी, उसको भी आपको पे करना है। तो ये कंपोज़िशन स्कीम में एक्चुअल में आपने पूरे साल में टैक्स कितना पे किया? 1,90,000 रुपए का टैक्स पे किया, ठीक है? तो ये 1,90,000 रुपए का टैक्स पे किया। अब अगर इसको हम रिवर्स कर लें कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में करा रखा है, तो क्या होगा?